हेलो, माय नेम इज संजू डे एंड वेलकम टू लेट्स सॉल्व विद संजू सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं और इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाला हुआ है। यदि आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है एक तरीके से जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसका एक रिविजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब यहाँ मैंने कुछ 7 क्वेश्चंस लिखे हैं, इसमें बताना है कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स बताने से पहले ट्रू एंड फॉल्स बनाने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि इसके एलिमेंट कौन होंगे और सबसेट कौन होंगे। बेसिकली आज ये जो 2 क्वेश्चन है ये एक डिफरेंस बताएगा एलिमेंट और सबसेट के बीच में। एलिमेंट मतलब ये साइन इस चीज को डिनोट करता है कि कौन सा जो नंबर है वो किसी सेट का एलिमेंट है यानी अवयव है यानी, और ये साइन डिनोट करता है सबसेट को। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आज इन 2 क्वेश्चन से हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो सेट दिया हुआ ए, उसके बारे में हम उसके एलिमेंट्स को देख लेते हैं। तो उसके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके एलिमेंट है 1 जो है वो एलिमेंट है ए का, 2 जो है वो एलिमेंट है ए का, और 3 जो है वो है एलिमेंट ए का। 3 एलिमेंट है, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा। अगर इसके सबसेट बनाना चाहे तो मैंने आपको सबसेट का फॉर्मूला बताया था। जैसे इसमें 3 एलिमेंट है तो n की वैल्यू हो गई 3। सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 3। इसकी वैल्यू आएगी 8। इसके टोटल 8 सबसेट होंगे। वो 8 सबसेट कौन कौन से होंगे। पहला सबसेट होगा 5 जो है ए का सबसेट होगा। इसमें कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में कर्ली ब्रैकेट लगा दिया था, तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा, ये जो सेट है ये खुद एक सबसेट होगा खुद का। उसके बाद 1 जो है वो सबसेट होगा, ये वाला साइन होगा ए का। 2 जो है सबसेट होगा ए का। 3 होगा सबसेट ए का। उसके अलावा 1 2 2 3 और 1 3। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सबसेट होंगे एक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा है, कौन कौन सा ट्रू होगा कौन कौन सा फॉल्स होगा। पहला बोला है ए जो है एलिमेंट है 1 जो है एलिमेंट है ए का। तो देखिए हमने इसके एलिमेंट में 1 2 3 को शो किया, मतलब ये हमारा सही है। दूसरा लिखा है ये जो सेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा है उसको बता रहे हैं वो एलिमेंट है ए का, जबकि ये क्या है, ये हमारा सबसेट है ए का। तो ये जो है ये वाला जो क्वेश्चन हो गया ये हो गया गलत, ये रॉन्ग है। सेकंड में 5 पूछा है, 5 एलिमेंट है ए का। तो देखिए हमको ए में सिर्फ 3 एलिमेंट दिख रहे हैं 1 2 और 3। 5 यहाँ पे नहीं है, तो ये भी हमारा गलत होगा। 5 एलिमेंट नहीं होता, 5 सबसेट होता है। अब यहाँ पे वही उसी का जस्ट दूसरा क्वेश्चन आ गया 5 सबसेट ऑफ ए, तो ये हमारा सही है। लेकिन यहाँ पर फिफ्थ वाले क्वेश्चन में 5 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनाया गया, लेकिन हमको पता है कि 5 कोई एलिमेंट नहीं है। जो भी एलिमेंट होगा सबसेट बनाने के लिए उसी में हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पर ये भी हमारा गलत होगा। 5 के लिए ध्यान रखिएगा 5 सबसेट ऑफ ए, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये इसके ऊपर तीसरा नंबर वाला भी गलत है और 5वां नंबर वाला भी क्वेश्चन गलत है। इसके बाद बताया गया 1 एंड 2 आर एलिमेंट ऑफ ए। 1 और 2 ए के अवयव हैं। तो देखिए 1 भी ए का अवयव है और 2 भी ए का अवयव है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो ये आपका सही होगा। उसके बाद है 2 एंड 3 जो कि ये कर्ली ब्रैकेट में है, मतलब कर्ली ब्रैकेट सबसेट को शो करता है, तो ये सबसेट ऑफ ए। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है 2 एंड 3 सबसेट ऑफ ए, तो ये भी हमारा सही हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3 4 ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 4 सिर्फ एक ही एलिमेंट कहलाएगा, ये अलग अलग एलिमेंट नहीं है। 3 4 जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर है वो एक यूनिक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब इसके हम पहले एलिमेंट लिख लेते हैं। एलिमेंट ऑफ ए मतलब ए के अवयव। ए के अवयव कौन कौन से हो सकते हैं, एक 1 है 2 है और 3 4 जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर। याद रखिएगा एलिमेंट के लिए हम इस साइन का यूज करते हैं। इसके बाद सबसेट निकाल लेते हैं। सबसेट ऑफ सेट ए। सबसेट ऑफ सेट ए निकालने के लिए पहले पता कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें कितने सबसेट बनी है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 और ये पूरा एक ही है, तो 1 2 और 3। यहाँ 3 एलिमेंट थे तो 2 की पावर n के हिसाब से 8 बना था। यहाँ भी 8 ही सबसेट आएंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, पहला सबसेट तो 5 होता है जिसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। दूसरा ये खुद का सबसेट होगा 1 2 3 4
तीसरा 1, फिर 2, फिर एक बार 1 के साथ 3 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैंने कर्ली ब्रैकेट बनाया है, ये ऐसे भी आएगा, ठीक है। चौथा 2 के साथ 3 4 और एक 3 4 जो कि सिंगल है, इसको ऐसे लिखेंगे। ये आपका एलिमेंट शो कर रहा है और इसका मतलब ये सबसेट हो गया, इसमें दोनों कर्ली ब्रैकेट आएंगे। देखिए गिनते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बाकी है और वो शायद तक 1 2 का है, ये छूट गया था। टोटल 8 सबसेट हो गए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 4 दिया है और लिखा है ये एलिमेंट है ए का, तो देखते हैं एलिमेंट है कि नहीं। देखिए 3 4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो एलिमेंट ए का है, मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही है। दूसरा कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो 3 4 दिया है उसको बता रहा है सबसेट है ए का। 3 4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 4 सबसेट है ए का, लेकिन देखिए हमारा सबसेट में क्या आ रहा है 3 4 ऐसे, लेकिन उसके बाहर भी एक सबसेट लगेगा क्योंकि ये तो एक एलिमेंट कहला रहा है। अगर ये एलिमेंट है तो सबसेट तो हो नहीं सकता, सबसेट बनाने के लिए हमको एक और कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ये फिर उसी चीज को शो कर रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये एलिमेंट हो गया, उसको सबसेट बनाने के लिए हमने एक कर्ली ब्रैकेट लगाया है। 1 2 इज एलिमेंट ऑफ ए बता रहा है, जबकि हमको पता है कि 1 2 एलिमेंट नहीं है, अगर उसमें कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो आपका सबसेट कहलाएगा, लेकिन यहाँ एलिमेंट का साइन है तो ये हमारा गलत हो गया। अगला 2 और 3 4 जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, उन दोनों को मर्ज करके एक और कर्ली ब्रैकेट लगाया है, मतलब ये पूरा सबसेट को शो कर रहा है। देखते हैं ये है कि नहीं सबसेट, तो ये देखिए ये वाला सबसेट हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा सही हो गया। तो ये रहे ये दो क्वेश्चंस, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ऑपरेशन ऑफ सेट स्टार्ट करने से पहले हम 2 सेट और हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक है पावर सेट और एक है यूनिवर्सल सेट। पावर सेट को घात समुच्चय कहते हैं, यूनिवर्सल सेट को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। चलिए पहले पावर सेट के बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है ए बी और सी, तो अगर हमको इसके सबसेट निकालने हैं तो इसके सबसेट होंगे, पहला हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा ये खुद ए बी और सी, इसके बाद होगा ए बी सी ए बी ए सी और बी सी, ये हो गया इसके सारे सबसेट। तो पावर सेट का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, मतलब किसी एक समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय हैं उनका जब हम एक कलेक्शन बनाते हैं तो उसे ही कहते हैं पावर सेट या फिर घात समुच्चय। पावर सेट बनाने के लिए हमको इस पूरे सबसेट जितने भी है सबको एक कर्ली ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, तो ये हो गया पावर सेट। यदि एक सेट में n एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यदि n है, जैसे कि इसमें 3 दिए हुए, तो अगर हमें पावर सेट में एलिमेंट की संख्या ज्ञात करनी हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सेट ए के पावर सेट में एलिमेंट की संख्या ज्ञात करनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा आपका 8। ये हो गया आपका पावर सेट। आगे दिया हुआ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम एक सेट लिख रहे हैं ए जिसमें एलिमेंट है 1 3 5, दूसरा सेट हो गया बी जिसमें एलिमेंट है 2 4 6, ठीक है। तीसरा सेट ले रहे हैं हम कोई सा जिसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अब जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सबको यदि हमें संग्रह करना हो, एक साथ लिखना हो, तो उसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे। कितने कितने वैल्यू आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 9 10 भी है, तो ये हो गया। यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो कि आपके गिवन सेट्स में दिए होते हैं, मतलब ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन होगा जो कि आपको जो भी सेट दिए होंगे क्वेश्चंस में उसमें है। जैसे 1 3 5 इसमें भी 1 3 5 है, 2 4 6 इसमें भी 2 4 6 है, यहाँ से 1 तक 1 से 8 तक इसमें भी 1 से 8 तक एक्स्ट्रा हो सकते हैं, बट सारे के सारे हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में। जो पहला ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट, जिसे हिंदी में कहते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। तो यूनियन ऑफ सेट बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए मैं एक यूनिवर्सल सेट बना रहा हूँ, ये एक यूनिवर्सल सेट यू है, उसके अंदर 2 सेट है, एक है सेट ए और दूसरा सेट है सेट बी, और इन दोनों का कॉमन पार्ट है। तो अगर हमको यूनियन निकालना है तो यूनियन में आपको पूरा लेना पड़ता है, ए और बी के सारे पार्ट।
तो ये पार्ट भी आएगा, मैं इसको दूसरे मार्कर से ड्रॉ कर देता हूं। ये पार्ट ए का है, ए का पूरा पार्ट, बी का पूरा पार्ट, और ए और बी का जो कॉमन पार्ट है उसको भी लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट में जो वैल्यू 2 बार आई होगी उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, ए आपका सेट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4 इतना मान लीजिए, और बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 4 6 8 10 को। अब हमको ए और बी का यूनियन निकालना है, तो ए यूनियन बी, इसको इस तरीके से शो किया जाता है, ये यूनियन का साइन है। ए यूनियन बी में ए में कौन कौन सी वैल्यू है 1 2 3 4, बी में कौन कौन सी वैल्यू 2 4 6 8 10। तो हमको सबको लेना है, बट जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको नहीं लेंगे। जैसे आएगा 1 2 3 4, यहाँ से 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, बच गया क्या 6 8 10। तो ये हो गया यूनियन ऑफ सेट, ए यूनियन बी की वैल्यू ये होगी। अगर इसको हमको वेन डायग्राम में शो करना हो तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका यू हो गया एक यूनिवर्सल सेट, ये आपका सेट ए, ये हो गया आपका सेट, ये आपका सेट ए है, और ये है आपका सेट बी। सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, और सेट बी का एलिमेंट है 2 4 6 8, 2 4 6 8 10। तो 1 और 3 तो यहाँ आएगा, 2 4 को आप यहाँ लिखिएगा, उसके बाद 1 2 3 4, 3 भी इसमें शायद तक नहीं लेंगे, 2 और 4 ही बस कॉमन है, तो 1 3 यहाँ आ गया, 2 4 बीच में आ गया, और जो बच गए 6 8 10 वो यहाँ आ जाएंगे। देखिए ए का जो सेट है ये ए है, और ये सेट ए का एलिमेंट हो गया 1 2 3 4। मैंने 2 4 को इसलिए इस बीच में रखा है क्योंकि ये 2 4 जो है वो सेट ए का एलिमेंट भी है और सेट बी का एलिमेंट भी है, और सेट बी का जो एलिमेंट है 2 4 6 8 10। तो ये हो गया 2 4 6 8 10। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम ए यूनियन बी को शो करने के लिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब इससे कुछ जुड़े कुछ लॉज हैं उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे पहला लॉ है ए यूनियन ए की वैल्यू, ए यूनियन ए की वैल्यू हमेशा ए होती है, जिसे हम बोलते हैं वर्ग सम नियम। मेरे ख्याल से फ्रेम से ऊपर जा रहा हूँ, मैं से नीचे लिखता हूँ। ए यूनियन ए की वैल्यू ए ही होती है। दूसरा लॉ होता है ए यूनियन बी या फिर बी यूनियन ए, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तीसरा लॉ है ए यूनियन ऑफ बी का जो हम यूनियन निकालते हैं सी के साथ, या फिर ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, ये भी आपस में इक्वल होता है। उसके बाद अगला नियम है ए का जब हम यूनियन निकालेंगे फाई के साथ यानी कि एम्प्टी सेट के साथ, तो इसकी वैल्यू भी ये आएगी। मैं इसे फिर से एक बार रिपीट करूंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको मैं इसे डील करूंगा। उसके बाद जो अगला नियम है यू, यहाँ पे यू जो है ये एक यूनिवर्सल सेट है, यूनियन ऑफ ए इज इक्वल टू यू होता है। मैं यूनिवर्सल सेट को थोड़ा इस तरीके से बनाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से नियम है। ए यूनियन ऑफ ए, ए यूनियन ऑफ ए जो है वो आपका ए के बराबर होगा, क्योंकि ए और ए दोनों में सेम वैल्यू होगी, सारे एलिमेंट सेम होंगे, तो यहाँ पास जो यूनियन होगा वो भी ए ही आ जाएगा। इसे हम कहते हैं वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लीजिएगा। दूसरा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए। यदि हम ए यूनियन बी निकाले या बी यूनियन ए निकाले, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, वही एलिमेंट आएंगे, तो ये भी आपस में इक्वल होते हैं। इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इसे इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम को कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। फिर अगला है ए यूनियन ऑफ बी। मान लीजिए कोई 3 सेट दिया है, अब उनका यूनियन निकालना है, तो पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, फिर जो उसका आएगा रिजल्ट उसको हम सी के साथ यूनियन निकालेंगे, चाहे ऐसे निकालिए या फिर पहले आप बी यूनियन सी निकाल लीजिए, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ यूनियन निकालिएगा, तो इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। इसे कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगला है ए यूनियन ऑफ फाइव। ए यूनियन ऑफ फाइव जो है उसकी वैल्यू हमेशा ए होती है, क्योंकि हमको सारे एलिमेंट लेने हैं और फाइव में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो जो भी एलिमेंट है बस वो एक ही आएंगे, तो इसे कहेंगे ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए। ये है आपका तत्समक नियम। तत्समक नियम इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। अगला है यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल सेट का जब हम ए के साथ यूनियन निकालेंगे तो इसमें
पूरे ही एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट होते हैं, तो पूरे पूरे यूनिवर्सल सेट ही उतर जाएगा। यानी कि यूनिवर्सल सेट का जब किसी एक सेट के साथ यूनियन निकाला जाता है तो हमको दोबारा क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। इसको यूनिवर्सल नियम या फिर सार्वत्रिक नियम भी कहा जा सकता है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन है a इज इक्वल टू AEIOU और दूसरा सेट है B जिसमें है A B C और D। अब हमको इसका A यूनियन B फाइंड करना है। इसमें क्या क्या आ सकता है, A यूनियन B में तो हमको A के भी सारे एलिमेंट लेने हैं, B के भी सारे एलिमेंट लेने हैं, बट जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको हम नहीं लेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो A B C D, अब A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखा है, फिर बाकी सारे एलिमेंट इसके उतर जाएंगे। EIOU, याद रखिएगा ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, गलत नहीं होगा, बट आपको सारे एलिमेंट लिखने जरूरी है, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक बार लिखिए। तो यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। जो सेकंड ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जिसे हिंदी में कहते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसे समझने से पहले मैंने दो सेट लिखे हैं, उससे पहले मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपका एक यूनिवर्सल सेट है U, इसमें एक सेट A है और दूसरा सेट B। अब सेट A और सेट B का वो वाला पार्ट जो कॉमन है, कॉमन पार्ट कौन सा है, ये है, तो इसे ही कहते हैं हम A इंटरसेक्शन ऑफ B। ये इंटरसेक्शन का साइन है, ध्यान दीजिएगा, मतलब कि दो सेट जिनके कॉमन एलिमेंट को हम इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट कहते हैं। जैसे वेन डायग्राम बना, ये सेट A था, ये सेट B था, इस सेट A और सेट B में ये जो बीच वाला पार्ट है वो सेट A में भी आ रहा है और सेट B में भी आ रहा है, यानी दोनों का कॉमन पार्ट है, यही कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ B। अब जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन A जिसमें एलिमेंट है 2 3 5 7 और 9, और जो दूसरा सेट है B 3 6 9 और 12। अब हमको यदि A इंटरसेक्शन ऑफ B निकालना हो तो इसके जो कॉमन एलिमेंट है उसे लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से है देखते हैं। एक 3 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, 3 के बाद 9 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन ऑफ B, यानी कि वो एलिमेंट जो दोनों सेट में आ रहे हो, बेसिकली कॉमन एलिमेंट को ही हम इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ लॉस देख लेते हैं। जैसे पहला लॉ है A इंटरसेक्शन ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 होता है। A इंटरसेक्शन ऑफ 5 मतलब कि देखिए 5 में तो कोई एलिमेंट होती ही नहीं है, और A के जितने भी सेट हैं, सेट A के जितने भी एलिमेंट है उसका अगर 5 के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए A इंटरसेक्शन ऑफ 5 क्या होता है, 5 कहलाता है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी लॉ, हिंदी में कहेंगे तत्समक नियम, इसे आप लिख लीजिएगा। दूसरा जो है यूनियन ऑफ A, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन A। यदि हम यूनिवर्सल सेट का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट आ जाते हैं, बच गया A के जो एलिमेंट होंगे वही जो होगा वो कॉमन होगा। तो यूनिवर्सल सेट का जब हम किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होगी A। इस नियम को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ, जिसे सार्वत्रिक नियम भी कहा जा सकता है। दूसरा है A इंटरसेक्शन ऑफ A की वैल्यू A ही होती है। क्यों? क्योंकि दोनों में एलिमेंट तो सेम है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट भी सेम ही होंगे, इसलिए A इंटरसेक्शन ऑफ A इज इक्वल टू A ही होता है। इसे आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, हिंदी में वर्ड सम का नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ। अगला जो है A इंटरसेक्शन ऑफ B और B इंटरसेक्शन ऑफ A। A इंटरसेक्शन ऑफ B का मतलब है A और B के जो कॉमन एलिमेंट है, और B इंटरसेक्शन A का भी मतलब भी वही है कि B और A के कॉमन एलिमेंट, तो ये भी आपस में इक्वल होगा, इसे कहेंगे क्रम विनिमय नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगला आएगा A इंटरसेक्शन ऑफ B इंटरसेक्शन ऑफ C इक्वल होता है A इंटरसेक्शन ऑफ B इंटरसेक्शन ऑफ C। यानी आप पहले A और B का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, इसका जो रिजल्ट मिलेगा उसको C के साथ इंटरसेक्शन निकालेगा, और यहाँ पे पहले B और C का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, इसका जो रिजल्ट मिलेगा उसको A के साथ निकालेगा इंटरसेक्शन, तो दोनों कंडीशन वैल्यू सेम ही आएगी। इसे कहते हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। तो ये कुछ लॉ हो गए, इसको आप उतार लीजिए, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा है डिफरेंस ऑफ सेट, यानी समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर को भी हम वेन डायग्राम से ही समझेंगे। जैसे ये एक हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब मैंने एक सेट A बनाया और दूसरा सेट B बनाया, तो A माइनस B यदि हमें फाइंड करना है तो A माइनस B का मतलब होता है A के वो एलिमेंट जो कि B के साथ कॉमन है, यानी A और B के जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा करके, उसको माइनस करके A के जितने एलिमेंट बचते हैं उसी को A माइनस B कहते हैं। तो देखिए ये पूरा सेट A है, ये पूरा सेट B है, और ये A और B का कॉमन वाला पार्ट है, यानी A इंटरसेक्शन B है, तो A माइनस B सिर्फ इतना पार्ट कहलाएगा। ये जो पार्ट है ये सिर्फ A माइनस
बी कहलाता है। ये हो गया आपका ए माइनस बी। और वहीं अगर हमको बी माइनस ए निकालना हो तो बी माइनस ए आपका ये वाला पार्ट आएगा, ये जो पार्ट है ये कहलाएगा आपका बी माइनस ए। ध्यान रखिएगा, हमको किसी भी सेट को से किसी सेट को माइनस करना हो, यानी ए से अगर बी को माइनस करना हो तो ए में से हम ए और बी के इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर देते हैं। यदि मैं यहाँ पर देखूं ए और बी लिखा हुआ है, दो सेट हैं, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, ए के सारे एलिमेंट हमने लिखे हैं, बी के सारे एलिमेंट भी दिए हुए हैं। अब हमको यदि ए माइनस बी फाइंड करना हो, ए माइनस ऑफ बी फाइंड करना हो, तो देखिए ए के कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो बी में भी आ रहे हैं। तो एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 माइनस बी के बी सेट बी है 3 5 7 9। तो ए के वो एलिमेंट जो बी में आ रहे हैं, जैसे कि ए का 3 जो है वो सेट बी में भी आ रहा है, तो इसको काट दीजिए। नहीं काटेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, मैं ऐसे काट रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 5 भी जो है वो सेट बी में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा जो सेट बी में आ रहा, तो जो बच जाएगा वही आपका होगा ए माइनस बी। तो आपका आंसर होगा 1 2 और 4, ये हो गया आपका ए माइनस बी। इसके अलावा यदि आपको बी माइनस ए निकालना हो तो आप पहले बी को लिखेंगे, सेट बी को 3 5 7 और 9। उसके बाद आप लिखेंगे सेट ए को 1 2 3 4 5, इसमें भी वही वैल्यू देखिए, 3 इसमें भी आ रहा है 3 इसमें भी आ रहा है, तो इसको काट दीजिए। 5 इसमें आ रहा है 5 इसमें भी आ रहा है, इसको भी काट दीजिए। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो 7 और 9 जो है वो बी माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए की वैल्यू सेम नहीं आई है, तो ए माइनस बी इक्वल नहीं होता है बी माइनस ए के। जनरली ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। इसके अलावा यदि हम देखें तो ए का जब हम ए से जब हम 5 को माइनस करते हैं, ए माइनस 5, तो 5 में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होते, तो जब हम ए को ए से माइनस करते हैं 5 को, तो हमको दोबारा ए ही मिल जाता है। और जब ए में से हम ए को माइनस करते हैं तो यदि पूरे एलिमेंट से सारे एलिमेंट कट जाए तो कुछ नहीं बचेगा, और जब कुछ नहीं बचेगा तो इसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। इसे 5 से डिनोट करते हैं, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, यानी समुच्चयों का सम्मित अंतर। अब समुच्चयों का सम्मित अंतर, इसको जनरली हम लोग ऐसे शो करते हैं, ए डेल ऑफ बी। जब भी आपको ऐसा देगा ए डेल ऑफ बी, तो मतलब समझ जाइएगा कि हमको सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करने को बोला है। इसे हम निकालेंगे, उससे पहले मैं इसे वेन डायग्राम के थ्रू समझा दूं। जैसे मान लीजिए आपका एक सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट है यू, उसमें आपका सेट दिया है ए और दूसरा सेट दिया है बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट में हम इस पार्ट को लेते हैं, मैं इसे दूसरे कलर से शो कर देता हूं। ये वाला पोर्शन और जितना मैंने ब्लू मार्कर से बनाया है ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन, ये कहलाता है ए डेल बी। सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए ये वाला पोर्शन आता है। तो अब हम अगर यदि देखें तो देखिए ये पूरा यदि हम लेंगे तो ये ए यूनियन बी होगा, और ए यूनियन बी में से क्या कर रहे हैं, ये बीच वाले पोर्शन को हटा रहे हैं, यानी माइनस कर रहे हैं। तो ए डेल बी के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं ए यूनियन बी में से माइनस कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी को। ए यूनियन बी में से यदि आप ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे तो आपको ये दो पार्ट मिल जाएगा। यही क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस ए और बी का। इसके अलावा एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी निकाल लीजिए। ए माइनस बी क्या होगा, कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन। हम पूरे ए में से ए और बी के इंटरसेक्शन को माइनस कर रहे हैं तो हमको ये वाला पोर्शन मिलेगा, जो कि क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। फिर आप बी माइनस ए निकाल लीजिए। बी माइनस ए क्या हुआ, ये पूरा सेट बी है, ये ए है और ये बी है, ये पूरा सेट बी है। पूरे सेट बी में से हम ए और बी के इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, बी माइनस ए। ये बी माइनस ए वाला पूरा पार्ट है और ये ए माइनस बी वाला पार्ट है। अब मैं यदि ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन निकाल लूं तो आपको ये दोनों पार्ट मिल जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया ए डेल बी निकालने का, और दूसरा तरीका ये हो गया। दोनों तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और बी की वैल्यू है 3 4 5 6। हमको ए डेल बी निकालना है, तो ए डेल बी निकालने के लिए हम पहला वाला तरीका यूज करते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी की वैल्यू होगी, देखिए ए यूनियन बी में क्या क्या आ रहा है, यानी कि सारे एलिमेंट लेने हैं, जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके अलावा 3 4 आ चुका है, 5 6 आएगा, 5 और 6। अगला है ए इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। देखिए ए और बी में कौन कौन सा पार्ट कॉमन है, कौन कौन सा पार्ट कॉमन है, देखिए 3 इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है 4, 3 और 4 ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में आ रहे हैं। तो ये हो गया ए यूनियन बी और एक हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब यदि हमें ए डेल बी निकालना है, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी,
तो हमारा फॉर्मूला है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ए यूनियन बी की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और माइनस करेंगे उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को, तो 3 4। तो माइनस करने का तरीका भी हमने पढ़ा था कि ए के वो एलिमेंट जो बी में आ रहे हैं उसको काट देंगे। तो ए का 3 जो है वो बी में आ रहा है, मतलब इसका 3 जो एलिमेंट है वो उसमें आ रहा है, और एक 4 बी है जो इसमें आ रहा है। उसके अलावा जो बचेगा पहले वाले सेट का वही हमारा आंसर होगा। तो 1 2 5 और 6, तो ये हो गया हमारा आंसर ए डेल बी का। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ए माइनस बी निकाल करके, फिर बी माइनस ए निकाल करके, और दोनों का इंटरसेक्शन। तो हम दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं, मेथड 2 के लिए सबसे पहले हमको a माइनस बी निकालना पड़ेगा। a माइनस बी क्या क्या है देखिए, 1 2 3 4 में घटाएंगे किसको, 3 4 5 6 को, 3 4 5 और 6 को। इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखिए, इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 1 और 2। अब यदि हम b माइनस ए निकालेंगे तो b माइनस ए जस्ट पलट जाएगा, 3 4 5 6 पहले आएगा, उसमें माइनस करेंगे 1 2 3 4। इसमें वैल्यू क्या आ रही है देखिए, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ 5 और 6। अब हमको a डेल b निकालना है, तो a डेल b का फॉर्मूला है a माइनस बी यूनियन b माइनस ऑफ a। तो a माइनस बी की वैल्यू आई हमारी 1 2 यूनियन b माइनस a की वैल्यू आई 5 6। तो a 1 2 और 5 6 का जब यूनियन निकालेंगे तो आएगा कुछ ऐसा 1 2 5 6। देखिए दोनों कंडीशन में आंसर सेम आया, 1 2 5 6 1 2 5 6। तो आप इस अप्रोच को भी यूज कर सकते हैं और इस अप्रोच को भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके से हमारा ए डेल बी यानी कि ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकल जाएगा। अभी भी कुछ ऑपरेशंस बाकी हैं जिसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक यू।